हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू एलजीआर स्टडी। प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में हमने कुछ फिजिक्स के सिलेक्टिव क्वेश्चन को चूज किया है जो आपके सामने लाने जा रहे हैं। तो बिल्कुल आज के क्लास को अच्छी तरीके से कीजिएगा। और आज जो है ये आपका फर्स्ट क्लास है जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिक्स के जो क्वेश्चंस आपके इंट्रेंस एग्जाम में आते हैं उन सभी क्वेश्चंस पर चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद दूसरी क्लास भी आपकी होगी। तो चलिए, फर्स्ट क्लास के जो भी क्वेश्चंस है उसको अच्छी तरीके से आपको कवर करनी है। बिल्कुल देखते सीखते और समझते चलनी है। साथ ही जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो फटाफट से उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में आप सभी बच्चे करते चलिएगा। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार पथ ब्रेकिंग अनुसंधान और किसके निगमन के लिए मिला था। आइंस्टीन को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था 1921 में। कब? 1921 में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये पुरस्कार जो है किस लिए मिला था? ये पुरस्कार इनको मिला था फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम को प्रतिपादित करने के लिए। इसी नियम को प्रकाश विद्युत प्रभाव भी कहा जाता है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम नहीं रहे तो फिर आपको जो है प्रकाश विद्युत वाली जो हमने आपको बताया प्रकाश विद्युत प्रभाव, उस पर आपको जरूर टिक करनी है। तो चलिए फिलहाल आपका आंसर जो है बी होगा। आइए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लेजर के बारे में कौन सा कथन गलत है। लेजर लाइट आप सभी बच्चों ने देखा होगा, तो उसके बारे में तो सारी जानकारी आपको होगी कि लेजर के बारे में क्या चीज़ें गलत है क्या सही है। तो आइए सभी ऑप्शन को देखने की कोशिश करते हैं। लेजर एक यंत्र है जो प्रकाशिक प्रवर्धन की क्रिया से प्रकाश का उत्सर्जन करता है, या फिर लेजर बीम बहुत उच्च विकिरण प्राप्त करते समय भी छोटे विकिरणों पर कार्य कर सकता है, या फिर उत्सर्जित लेजर प्रकाश इसकी उच्च स्तरीय प्रसारक शक्ति के लिए उल्लेखनीय है जो अन्य तकनीकी में असंभव है। जी बिल्कुल, सी वाला जो ऑप्शन आपका है, उत्सर्जित लेजर प्रकाश जो है इसकी उच्च स्तरीय जो प्रसारक है, प्रसारक शक्ति जो है ये काफ़ी जो है एक अलग तरीके का है। ये जो है सिर्फ यही इसको क्या कर सकता है और बाकी जो तकनीकी होती है वो इस चीज़ को करने में काफ़ी असंभव होता है। और इसीलिए जो है यहाँ पर लेज़र लाइट का आप देखेंगे कि काफ़ी जो है ऊंचा और काफ़ी दूर तक जो है लाइटें जाती हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब अगले नंबर क्वेश्चन को देखने की कोशिश कीजिए। और इसमें कहा जा रहा है, ऑटोमोबाइलों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य कारण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यानी कि नियम लागू होता है। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक वही ब्रेक है, पावर ब्रेक जिसको कहते हैं या फिर ऑयल ब्रेक जिसको कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है आपका जब जीएस का क्लास चल रहा था तो उस क्लास में हमने कराए हैं, तो वहाँ जाकर के आप देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम आपको बता देते हैं, ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक जो लगते हैं, जो भी चीज़ें हैं गाड़ियाँ वगैरह है, उसमें जो है पावर ब्रेक अब लगती है। और ये पावर ब्रेक जो है किस तरीके से काम करती है, तो एक प्रकार का पाइप रहता है और पाइप में क्या होता है, इस पाइप में जो है पूरा ऑयल भरा रहता है। और यहाँ पर सारी जो तकनीकी होती है ब्रेक लगने की वो रहती है। और आपको बता दें कि जो पास्कल के नियम है, पास्कल के नियम के अकॉर्डिंग जब किसी भी तरल पदार्थ पर दबाव डाला जाएगा तो वो जो है इधर से उधर उसका जो है क्या होगा, विसरण होगा। तो इसलिए ये तो हो नहीं पाता है और डायरेक्ट जो फोर्स पड़ता है वो यहाँ पर पड़ता है जिसके कारण ब्रेक लगता है। तो ये नियम किसके हैं? पास्कल के नियम के अकॉर्डिंग ये चीज़ें होती है। सी यदि आप सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले उष्मा के अंतरण को क्या कहा जाता है। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले उष्मा के अंतरण को क्या कहा जाता है। तो अब वायु की जो क्षैतिज गति होती है और उसके बाद जो उष्मा का अंतरण होता है इसे हम कहते हैं अभिवहन। और उष्मा के जो स्थानांतरण या फिर संचरण होते हैं इसको कहा जाता है संवहन। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अंतरण के बारे में पूछा जा रहा है, तो ए आप सभी बच्चे आंसर कर देंगे। ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर आइए। अगला नंबर क्वेश्चन है, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रखती है। ठंडी के टाइम में होता क्या है
जब आप कोई एक कपड़े पहनेंगे तो फिर आपको ठंड लगती रहेगी, लेकिन पतला पतला भी दो कपड़ा पहनेंगे आप तो ठंड आपको कम लगती है। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले ऊनी वस्त्र क्या करता है? ऑब्जॉर्व करता है किसको? उष्मा को ऑब्जॉर्व करता है, हीट को ऑब्जॉर्व करता है, और आपके शरीर की जो हीट लेवल होती है उसको क्या करता है? अपने हिसाब से जो है ऑब्जॉर्व कर लेता है, जिसके कारण ऊनी कपड़े पहनने से जो है ठंडी में ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। लेकिन दो कपड़े आप यदि पहनेंगे तो बीच में गैप होगा, और ये गैप जो है बिल्कुल स्थिर वायु वाला होगा, और इनमें जो भी ऊष्मा होगी ये बिल्कुल जो है स्थिर होगी। और इसी के कारण क्या होता है, हमें हमारे अंदर जो है ये जो बाहर वाली जो ठंडी हवा होती है ये नहीं जा पाती है दो कपड़े पहनने के बाद, और हमें अधिक गर्मी देती है यदि दो कमीज पहनते हैं। तो पाँचवें नंबर क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए सॉरी सी जी बिल्कुल, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। पाँचवें नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होता है? दो पतली कमीजें अधिक मोटी हो जाती है, अतः ऊष्मा का संचरण रोकती है। ऐसा तो हमने आपको नहीं बताया। दो कमीजों के बीच वायु की परत सुचालक रूप से काम करती है। दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। यानी कि आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सी आप सभी बच्चे यदि आंसर जी बिल्कुल, दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम काम करती है या फिर सुचालक के रूप में काम करती है। तो यहाँ पर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक निर्वात मार्जक भाप के अंतर नियम के अनुसार काम करता है, चंद्र में वह कैसे कार्य करेगा? देखिए, एक निर्वात मार्जक जो भाप होते हैं वो अंतरण नियम के अनुसार यदि काम करता है तो चंद्र में वह कैसे काम करेगा? यदि निर्वात में तो पृथ्वी के समान ही कुशल रूप में कार्य करेगा, या फिर काम नहीं करेगा, या फिर कम कुशलता से काम करेगा। तो चंद्रमा पर ग्रेविटी कम है, वायुमंडल जो है कम है, जिसके कारण जो है कम कुशलता के साथ जो है काम करेगा। तो सी आपका आंसर होगा। आइए सी आंसर को फिर से लिखते हैं और अच्छी तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन है, और 7वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? प्रिज्म के गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो प्रिज्म से जब आप गुजारेंगे किसी प्रकाश को तो सबसे अधिक जो विचलन होगा वो होगा किसका? सबसे अधिक विचलन किसका होगा? सबसे अधिक विचलन बैंगनी का होगा, और सबसे कम विचलन लाल का होगा। तो यहाँ पर सबसे जो है क्या पूछा जा रहा है? सबसे अधिक विचलन पूछा जा रहा है, तो बैंगनी में टिक करनी है आपको, बैंगनी में आप टिक कीजिए। आइए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और इसमें पूछा जा रहा है प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो बैंगनी वाला सबसे अधिक विचलन दर्शाएगा, और सबसे कम लाल। वही बातें फिर से है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, विकृति विज्ञानी प्रयोगशाला में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी कैसा प्रतिबिंब बनाता है? विकृति विज्ञानी प्रयोगशाला में जो है यानी कि लैब में जो है ये किस प्रकार के जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है? ये जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं लैब में कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आवर्धित, आभासी या फिर सीधा प्रतिबिंब? जी बिल्कुल, आवर्धित, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। यहाँ पर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर आइए। अगले नंबर क्वेश्चन को देखने की अब कोशिश करेंगे, तो ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब यदि प्राप्त करना हो तो इसके लिए किस दर्पण का यूज करना होगा? इसके लिए किस दर्पण का यूज करना होगा? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर अवतल लेंस। तो यहाँ पर किसी वस्तु का जो आवर्धित आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना हो यदि तो इसके लिए हमें यूज करना होगा अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। और अवतल लेंस जो होते हैं ये लगे होते हैं टॉर्च में, मोटर वाले
जो बल्ब होती है उसमें, उसके बाद रेल की जो लाइटें होती है, लैंप जो होता है अपने टेबल लैंप, इन सभी में ये लगा होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी होगा। आइए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? इससे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि अवतल लेंस का यूज जो है खास करके आँख, दांत और नाक में जो कोई भी बीमारी होती है तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ से देखी जाती है। तो यहाँ पर भी ये काम करता है, इसके परीक्षण में भी ये काम करता है। आगे बढ़िए, अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन है, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। आकाश में नीला रंग जो है परिवर्तित होता है, ये किस कारण होता है, किस परिघटना के कारण होता है? तो प्रकाश जो है आप जानते हैं कि वायुमंडल में काफ़ी जो है धूल कण है, और इस धूल कण के कारण होता क्या है, जब धूल कण या फिर जो जल के कण हैं इससे जो है परिकिरण करते हैं, इससे परिकिरण होता है, और इस परिकिरण के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो परिकिरण यानी कि डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सारी चीज़ें सही चल रही है, लेकिन जो है आंसर लिखने में क्यों आप हिचक रहे हैं मोबाइल महाराज। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? यदि किसी पदार्थ का आप क्या करते हैं, फोटोग्राफ लेना चाहते हैं, तो एक अच्छा फोटोग्राफ जो है किस प्रकार से आएगा? पदार्थ की चमक के अनुसार, या फिर फोटोग्राफर के कौशल के अनुसार, पदार्थ की निकटता के अनुसार, या फिर पदार्थ के आकार के अनुसार। फोटोग्राफर क्या कर सकते हैं, फोटोग्राफर थोड़ी ना जो है आकार चेंज कर सकता है या फिर कलर चेंज कर सकता है, ऐसा थोड़ी ना होगा। ये जो है होगा पदार्थ के आकार के अनुसार। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 11वें नंबर क्वेश्चन का? जी बिल्कुल, पदार्थ के अनुसार, आकार से कोई लेना देना नहीं है। पदार्थ की चमक जैसी होगी, पदार्थ की जैसी चमक होगी वैसी ना फोटो आएगी। तो ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी और सीधा। अवतल लेंस से आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक, आभासी और उल्टा होता है। तो ये दोनों बातें आपको तो ध्यान रखनी है, और ये सारी चीज़ें बिल्कुल जो है बेसिक से है। तो ये सारी चीज़ें आपको आती भी होगी। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी अभी हमने आंसर किया है इसका। तो किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब यदि आपको प्राप्त करनी है तो इसके लिए समतल दर्पण का यूज करेंगे, उत्तल दर्पण का यूज करेंगे, अवतल दर्पण का यूज करेंगे, अवतल लेंस का यूज करेंगे। 13वें नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। 13वें नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अवतल दर्पण में क्या क्या चीज़ें हमने आपको बताई है ये तो आप सभी बच्चों को पता ही है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि आवर्धित और आभासी के बारे में बात किया जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यातित किया जाता है? वह गर्म हो जाए तब उसे सशक्त विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, या फिर उपयुक्त तरंग दैर्ध्य जो है का प्रकाशन उस पर गिरे, या फिर उपयुक्त वेग के इलेक्ट्रॉन उससे टकराएं। तो 14वें नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? उपयुक्त तरंग दैर्ध्य के एक सेकंड रुकिएगा। उपयुक्त तरंग जो है दैर्ध्य का प्रकाश उस पर गिरेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, तब जाकर के ये सारी चीज़ें होती है। तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर आइए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? तरन ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तरन ताल आप लोगों ने स्विमिंग पूल का नाम सुना होगा, नहाने वाली जो गड्ढा होती है, तो वही स्विमिंग पूल को हम तरन ताल
ताल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें लोग जो है पानी भर के अपना नहाने बहाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर तरन ताल जो है स्विमिंग पूल को ही कहा जाता है और कहा जा रहा है कि तरन ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है बताएंगे? इसका कारण है अपवर्तन। क्या इसका कारण है? अपवर्तन। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं। यदि साबुन के बुलबुले पर आप क्या करेंगे, लाइट करेंगे तो कैसा प्रकाश दिखाई देगा? तो चलिए श्वेत प्रकाश डालने सॉरी साबुन के बुलबुले पर आप यदि वाइट लाइट डालते हैं तो रंग दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? तो चलिए श्वेत प्रकाश डालने से जो रंग दिखाई देता है इसका कारण क्या है? तो आपको बता दें कि यदि किसी समान आवृत्ति के दो प्रकाश एक ही दिशा में गमन करे तो इसको हम कहते हैं तीव्र, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? जल्द से जल्द आप सभी बच्चे आंसर करेंगे। और इसमें होती क्या है, जब एक ही दिशा में दो प्रकाश गमन करेगी तो इसकी तीव्रता में वृद्धि होगी। तो 16वें नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है व्यक्तीकरण। व्यक्तीकरण इसको कहा जाता है। तो व्यक्तीकरण यदि कहते हैं तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकाशिक घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षित होते हैं? उच्चतम अपवर्तन के कारण, बहुलित आंतरिक परावर्तन के कारण, बहुलित पृष्ठ परावर्तन के कारण, या फिर 100% संचरण के कारण। 17वें नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। आप सभी बच्चों की तरफ से आंसर आना चाहिए। किस प्रकाशिक घटना के कारण जो है हीरे जगमगाते हैं? तो इतना आप सिर्फ याद रखिएगा, हीरे जो जगमगाते हैं वो बहुलित आंतरिक परावर्तन के कारण, बहुलित आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाते हैं, यानी कि बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर आइए। अगला नंबर क्वेश्चन है, सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती है? सुदूर फोटो चित्रण में जो है प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती है? इंफ्रारेड किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, या फिर फ्लैक्स बल्ब का श्वेत प्रकाश। तब जब आप फोटो खींचते हैं किसी संवेदी जगह पर तो उस टाइम जो है प्रकाश का कौन सा किरण आपको काम आता है? इंफ्रारेड किरण। इंफ्रारेड किरण उस समय आपको काम आता है। और धरती के अंदर की जो चीज़ें देखी जाती है वो देखी जाती है इंफ्रारेड कैमरा से। ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा, इंफ्रारेड है तो इसलिए याद आ गया। यहाँ पर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप यदि देखेंगे तो उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी न्यूनतम ऊर्जा है। कौन सा विकिरण ऊर्जा ऐसा है जिसका क्या है, ऊर्जा न्यूनतम है? तो सबसे अधिक ऊर्जा किस में होती है, ये सबसे पहले आप जानिएगा। तो चलिए सबसे अधिक ऊर्जा जो होती है ये किस में होती है? सबसे अधिक ऊर्जा किस में होती है? सबसे अधिक ऊर्जा होती है गामा में, और सबसे कम ऊर्जा होती है सूक्ष्म तरंग विकिरण में। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं इसमें पूछा जा रहा है, किसी मीडी फाइल में अनुदेशों से ध्वनि उत्पन्न करने वाली इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है। किसी मीडी फाइल में अनुदेशों से ध्वनि उत्पन्न जो की जाती है इस इलेक्ट्रॉनिक युक्ति को, जुगाड़ को क्या कहा जाता है? तो किसी मीडी फाइल के अनुदेशों से जो ध्वनि उत्पन्न होता है इसको हम क्या कहते हैं? संश्लेषक बिल्कुल नहीं करेंगे, क्रम वीक्षक भी नहीं कहेंगे, स्पीकर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे हम स्पीकर, यानी कि सी आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नमी की माप के द्वारा की जाती है। नमी की माप जो है किसके द्वारा की जाती है? तो नमी के माप की यदि हम बात करते हैं तो नमी की माप जो की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो चलिए 20वें नंबर क्वेश्चन का आंसर हमने क्या किया? 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी मीडी फाइल। तो चलिए 20वें नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? एक सेकेंड देख लीजिए। किसी मीडी फाइल में अनुदेशों से ध्वनि उत्पन्न करने वाले इलेक्ट्रॉनिक युक्ति को क्या कहते हैं? चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर आइए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है इसको भी अब देखने की कोशिश करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन, नमी की माप के द्वारा होती है। नमी की माप जो है किसके द्वारा होती है? तो नमी की माप होती है किसके द्वारा? नमी की माप होती है हाइग्रोमीटर के द्वारा। लैक्टोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा दूध का घनत्व मापा जाता है। और पोलोमीटर के द्वारा जो ऑप्टिकल चीज़ें होती है उसका क्या मापा जाता है? तो चलिए
उसके लिए ये ऑप्टिकल चीज़ों के मापन के लिए जो है पोलोमीटर काम आता है। और उसमें जो हमारे शरीर की गर्मी होती है उसके लिए थर्मामीटर का यूज करते हैं। यहाँ पर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप यदि देखेंगे तो इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है। कैंटिलीवर बीम के बारे में आप जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। कैंटिलीवर बीम ऐसा बीम को कहा जाता है जो एक बिंदु से दूसरी बिंदु के बल को क्या करती है, कंट्रोल करके रखती है। एक बिंदु जो है क्या करती है, दूसरी बिंदु के बल को कंट्रोल करके रखती है। और कैंटिलीवर बीम आप घरों में देखते होंगे कि जब आप छत बढ़ाते हैं तो सिर्फ बीम दे देते हैं और उसके ऊपर छत बढ़ा देते हैं और यहाँ पर कोई पिलर नहीं होता है। तो ये कौन जो है इसके भार को सह रहा है, ये वाला सह रहा है, तो इसी को कैंटिलीवर बीम कहा जाता है। और यहाँ पर कैंटिलीवर बीम के लिए जो करेक्ट आंसर होगा, गोता लगाने वाले बोर्ड का पुल में ऐसे बीम अधिक होते हैं। तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है? तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है। तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है। तुल्यकालीन उपग्रह के परिक्रमण की अवधि क्या होती है? 365 दिन, 30 दिन, 24 घंटे या फिर निरंतर परिवर्तनशील। तो तुल्यकाली उपग्रह किसको कहते हैं? तुल्यकाली उपग्रह हमारी पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है 24 घंटे में। कितने? 24 घंटे में हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। और इस पृथ्वी के अगल बगल में जो है कुछ उपग्रह है। इस पृथ्वी के अगल बगल में कुछ उपग्रह होते हैं जो इनके चक्कर को भी इसी टाइम में, इसी यानी कि 24 घंटे में ही पूरा करता है। तो इसी को तुल्यकाली उपग्रह कहा जाता है। इसी को तुल्यकाली उपग्रह कहा जाता है। और यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वो 24 घंटे, यानी कि हमने तो पहले ही बता दिया, तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर आइए। अगला नंबर क्वेश्चन है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ये बात जानते हैं आप सभी बच्चे। तो जब किसी भी जल में शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो इसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। और यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका पृष्ठ तनाव घट जाता है, यानी कि बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन पर कल के क्लास में हमने डिस्कशन किया था काफ़ी डिटेल्स में। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में ही होगी, इसलिए हम ज़्यादा इस पर डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन के को वैध ठहराता है कि द्रव का न सृजन किया जा सकता है न विनाश? निम्नलिखित में से कौन सा नियम जो है क्या दर्शाता है, वैध ठहराता है कि द्रव का न सृजन किया जा सकता है, यानी कि न द्रव प्राप्त किया जाता है न इसका विनाश किया जा सकता है। ऐसा कब कैसे किया गया है? द्रव्यमान संरक्षण नियम के अकॉर्डिंग। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें बिल्कुल दिखाई पड़ती है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। द्रव चालित ब्रेक निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप सभी बच्चों को कमेंट सेक्शन में करते रहनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अब कई बार हो चुकी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी बच्चे बता ही पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और इसमें पूछा जा रहा है द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर काम करती है? तो जिस तरीके से द्रव चालित जो ब्रेकें हैं वो काम करती है, उसी प्रकार से जो है द्रव चालित सिद्धांत पर ही काम करती है। उसी सिद्धांत पर द्रव चालित मशीन भी काम करती है। लेकिन आपके मन में होगा कि सर द्रव चालित मशीन कौन सी होती है? तो आप लोगों ने क्रेन देखा होगा, जेसीबी देखा होगा, और भी बहुत सारे ऐसे मशीन होते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर का टेलर में आप देखेंगे कि वही वाला पंप लगा रहता है जिसमें ऑयल भरा रहता है, तो वो भी एक द्रव्य चालित मशीन ही हुआ। तो इस सभी मशीन को जिसमें पंप के द्वारा ऑयल, आप देखेंगे कि जेसीबी का जो ये मिट्टी उठाने वाला या फिर घर उड़ को तोड़ने वाला ये रहता है, इसके बीच में आपको यहाँ पर पंप दिखाई देगी, यहाँ पर जहाँ जहाँ जोड़ वहाँ वहाँ पंप दिखाई देगी। और उस सभी में जो है ऑयल के प्रेशर के कारण जो है वही सारी चीज़ें काम करती है। तो यहाँ पर भी पास्कल के सिद्धांत ही काम करेंगे, यानी कि
पास्कल के सिद्धांत कहें तो सी ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन 27वां नंबर क्वेश्चन है और 27वें नंबर क्वेश्चन में है द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर काम करती है। वही बातें सेम टू सेम क्वेश्चन है क्या। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से जी बिल्कुल, तो ये दोनों सेम क्वेश्चन ही है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से जो है किसका निष्कर्ष है। कास्टम सिद्धांत का, सापेक्षता का, सामान्य सिद्धांत का, ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत का, या फिर सापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत का। तो द्रव्य ऊर्जा संबंध जो है ये किसका निष्कर्ष है। ये निष्कर्ष है सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। यहाँ पर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, अगले नंबर क्वेश्चन पर आइए। अगला नंबर क्वेश्चन है नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। नॉट गेट जो है किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। तो 29वें नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। एकल डायोड या फिर दो डायोड, एकल विद्युत रोधक या फिर एकल ट्रांजिस्टर। एकल ट्रांजिस्टर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है। विद्युत का चालक कौन सा है। रबर विद्युत का कुचालक है। और उसके बाद शुद्ध जल, लवण या फिर बेंजीन। कौन सा जो है विद्युत का चालक है। विद्युत का चालक यहाँ पर लवण जल है, यानी कि सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 31 नंबर 41 यहाँ पर लिखा गया है, तो 31 इसको आप सभी बच्चे मानेंगे। तो यहाँ पर आइए 31 नंबर क्वेश्चन हो या फिर 41 क्वेश्चन को देखिए। हमें सूर्य उदय से पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देता है। कारण क्या है। हमें सूर्य उदय से पहले जब आप सवेरे उठते होंगे तो लाल लाल टाइप का लाली जो है दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों दिखाई देता है। ऐसा क्यों दिखाई देता है। सूर्य उदय से पहले ही हमें तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी कि रिफ्लेक्ट होता है। जो वो बादल होती है या फिर थोड़ी जो घूर्णन गति बची रहती है पृथ्वी की, तो वहाँ पर जो है रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है, वहाँ पर रिफ्लेक्शन होते रहता है, और जिसके कारण आपको दिखेगा कि सूर्य के आसपास का पूरा हिस्सा जो है शाम या फिर सुबह के टाइम में आपको रेड दिखाई देगी, क्योंकि वहाँ पर रिफ्लेक्शन होती रहती है, रिफ्लेक्शन होती रहती है। तो यहाँ पर बिल्कुल प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, संचार के प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल लेवल किस सिद्धांत पर काम करता है। फाइबर ऑप्टिकल लेवल यानी कि जो फाइबर की जो तारें होती है, जो कि इंटरनेट, टीवी, डिश वगैरह में आप यूज करते हैं, वो बनता है किससे। वो बनता है शीशा से या फिर प्लास्टिक से। और इसका यूज कहाँ पर होता है। इसका यूज कहाँ पर होता है। इसका यूज होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑन लाइट। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 43वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके उच्चतम ऊर्जा होती है। निम्नलिखित में से जो है सबसे हाई लेवल का ऊर्जा किसका होता है। नीला प्रकाश का होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, सबसे हाई लेवल का ऊर्जा जो होता है प्रकाश में नीला प्रकाश का होता है, और सबसे कम लो लेवल का जो होता है वो लाल का होता है। लो लेवल का लाल का होता है। और यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका जो होने वाला है वो नीला, यानी कि ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है। अवतल लेंस का यूज हम कहाँ पर करते हैं। अवतल लेंस का यूज हम कहाँ पर करते हैं। दूरदृष्टि दोष के लिए या फिर निकट दृष्टि दोष के लिए, मोतियाबिंद के लिए। मोतियाबिंद के लिए किसी लेंस का यूज नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर जो है इसकी ऑपरेशन की जाती है, और उसके बाद जो है इस पर एक अलग लेंस लगाया जाता है, जिसके कारण सारा जो है आँख उसका काम करता है उस रोगी का। तो यहाँ पर ये तो होगा नहीं। अवतल लेंस का प्रयोग हम या तो दूर दृष्टि में करते होंगे या फिर निकट दृष्टि दोष में करते होंगे। तो याद रखिए अवतल लेंस का यूज हम निकट दृष्टि दोष के लिए, यानी कि मायोपिया के लिए करते हैं। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी, साज घड़ी,
के बारीक पुर्जे को देखने के लिए किसका यूज किया जाता है। घड़ी जो होता है उसमें छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं और इस पार्ट्स को जब जो है खोला जाता है ठीक वगैरह करने के लिए, तो इसे देखने के लिए किसका यूज किया जाता है। घड़ी के बारीक पुर्जे को देखने के लिए हम यूज किसका करते हैं, इसके लिए यूज किया जाता है आवर्धक लेंस का, यानी कि कन्वेक्स लेंस, जिसे हम उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन मायोपिया से तात्पर्य है। मायोपिया किसको कहते हैं, अभी अभी हमने चर्चा किया है, दूरदृष्टि दोष को, निकट दृष्टि दोष को, वर्णांधता को या फिर रतौंधी को। मायोपिया किसको कहा जाता है, मायोपिया कहा जाता है निकट दृष्टि दोष को, और यहाँ पर मायोपिया से किसका तात्पर्य है, निकट दृष्टि दोष का। तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, यहाँ पर तो आंसर भी दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित के चश्मे में कौन सा लेंस होता है, के पास यदि निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोष वाली बातें होगी, तो दूर दृष्टि दोष वाली बातें जिनके अंदर होगी उनके लिए यूज किसका किया जाएगा, उनके लिए यूज किया जाएगा कन्वेक्स लेंस, यानी कि उत्तल लेंस का। बी आपका बिल्कुल आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। मायोपिया वाला व्यक्ति जो है ये क्या देख सकता है, कौन से दृष्टि दोष की बात यहाँ पर हो रही है, ये दृष्टि दोष मायोपिया दृष्टि दोष किसको कहते हैं, अभी अभी हमने चर्चा किया है, तो इसके बारे में तो अब आपको पता होगा कि मायोपिया किसको कहा जाता है। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को कितना जलेबी की तरह घुमाया गया है। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, क्या देख सकता है। तो चलिए 48वें नंबर क्वेश्चन की बात यदि हम करते हैं तो नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है कौन, नज़दीक की वस्तु को दूर दृष्टि वाले लोग स्पष्ट देख सकते हैं, और दूर दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहा जाता है। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेत्रदान में दाता की आंख में किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, यानी कि ट्रांसप्लांटेड जो किया जाता है। नेत्रदान जब कोई व्यक्ति करता है तो उसकी मृत्यु के बाद उसका आँख जो है वो संस्था ले जाती है, और किसी को यदि ज़रूरत होती है तो वो लगाती है। तो ऐसा नेत्र का कौन सा भाग लेती है जो कि अगले व्यक्ति को भी काम आ जाता है, रेटिना याद रखिएगा, रेटिना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यानी कि सी होगा। आइए अब आपका लास्ट क्वेश्चन जो है ये क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 ही होना चाहिए लेकिन 50 है। तो चलिए किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो है किस लेंस का उपयोग, समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। यदि आप अपना पूरा मुख देखना चाहते हैं तो आपके सामने जो शीशा होगा, आईने होंगे, तो उसका जो है क्या होना चाहिए, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, दोनों के बीच में ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो दोनों के बीच में यदि ऊंचाई व्यक्ति से कम रहती है, यानी कि व्यक्ति से आधी यदि ऊंचाई रहेगी, आपके घर में जो ऐना होंगे उसको उतार करके आप नीचे रख दीजिएगा और फिर आगे जा कर के आप खड़ा होंगे तो आपका पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो यहाँ पर व्यक्ति क्या हो जाएगा, बिल्कुल 40वें नंबर क्वेश्चन का 50वें नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल बी करेक्ट आंसर होगा। व्यक्ति की आधी जो है मिरर होनी चाहिए, तो मिनिमम हाइट ऑफ प्लेन मिरर टू सी फुल इमेज। तो यहाँ पर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए हमारे पेड कोर्स को आप यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करनी क्या होगी, ये हम आपको लास्ट में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके लिए आपको करनी है क्या, बेहतर तैयारी के लिए हमारे पेड कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी विशेषताएँ क्या है, इसकी विशेषताएँ यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की जो है बेहतर तैयारी कराई जाएगी। चैप्टर वाइज क्लासेज चलेगी, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव के दोनों क्लास आपकी चलेगी। सभी विषय का PDF नोट्स आपको यहाँ मिलेगा। प्रीवियस क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा और मॉडल पेपर का भी प्रैक्टिस इस पेड कोर्स में आपको कराई जाएगी। 7479823598 ये हमारा नंबर है, इस पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। आप यदि पेड कोर्स की विशेषताओं को जाना और इसका जो फ़ी है मात्र 499 रुपया है, इसको भी जान लीजिए। क्लास चलेगा LGR स्टडी लाइव एप्लीकेशन पर, आप प्ले स्टोर पर जाइएगा, LGR स्टडी टाइप कीजिएगा,
आपके सामने दो एप्लीकेशंस होंगे, एक रेड लोगो में, एक वाइट लोगो में। रेड लोगो वाले एप्लीकेशन को आपको क्या करनी है, इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने होगा, तो इसको आप फिल करके टर्म कंडीशन एग्री कर लीजिएगा और रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके आगे आपके सामने कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा, तो ITI कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं और पैरामेडिकल का कोर्स लेना चाहते हैं तो पैरामेडिकल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आप जो है सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद आप आगे बढ़िएगा तो आपके सामने पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। पेड कोर्स पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है इस प्रकार के इंटरफेस होंगे, जिसमें आपको बाय नाउ दिखेगा। बाय नाउ पर आप क्लिक कीजिएगा तो नीचे पे ऑनलाइन का ऑप्शन होगा। पे ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली आपके कोर्स को इनरोल कर दिए जाए तो आप इस 7631244178 वाले नंबर पर कॉल कीजिएगा, लालू कुमार के नाम से, या फिर QR कोड दिया गया है। तो इस पर पेमेंट करने के बाद 7479823598 पर कॉल करके आप और भी जानकारी ले सकते हैं। आपके कोर्स को यहीं से इनरोलमेंट मिलेगी। यहाँ पर आप फाइट लोगो वाले एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो फाइट लोगो वाले एप्लीकेशन में VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, मॉडल पेपर का PDF और ऑनलाइन टेस्ट, इतनी सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री में आपके लिए दी गई है। तो इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं आपको यदि ज़रूरत हो। तो आज का क्लास कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। साथ ही साथ यदि आप नए हैं तो LGR स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी क्लासेज होती है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सके आप, और अपने दोस्तों को भी जोड़ने का प्रयास करें। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।